हेलो प्यारे बच्चों, संस्कृत सेतु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हेलो प्यारे बच्चों, संस्कृत सेतु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि मतलब जोड़ना। तो जोड़ने में अब दो शब्द हैं, तो इनका अंतिम और दूसरे पद का प्रथम, इन दोनों वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन सिर्फ वर्णों के मेल को नहीं, बल्कि वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। अब ये विकार क्या है? तो विकार है परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? कि जब ये दोनों वर्ण आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन इनमें पैदा होता है, इन दोनों वर्णों में, उसे हम संधि कहते हैं। इसे ही संस्कृत में विकार कहते हैं, मतलब चेंज, परिवर्तन। तो दोनों वर्ण मिलेंगे तो कोई परिवर्तन होगा और उसी परिवर्तन को कहेंगे संधि। तो आप लोग अब ये समझ गए हैं कि संधि किसे कहते हैं। तो अब ये समझ लेते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के हैं 3 प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार हैं संधि के। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। स्वर आप जानते हैं, व्यंजन भी आप जानते हैं और विसर्ग भी आप जानते ही हैं। तो अब इस तरीके से भेद कैसे बने, अब ये देखिए। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए कि ये जो 3 हैं प्रकार के, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी संधि किस प्रकार की है, किस भेद के अंतर्गत आएगी। तो देखिए, जब भी आपको वर्णों के बीच में संधि करनी होगी तो 4 कॉम्बिनेशंस हमारे पास मैक्सिमम मिलते हैं, स्वर और व्यंजन को मिलाकर। तो स्वर और व्यंजन को मिलाकर 4 कॉम्बिनेशंस, या तो स्वर से मिलेगा, या फिर व्यंजन दूसरे व्यंजन से मिलेगा, या फिर स्वर व्यंजन से मिलेगा, और या फिर इस तरफ व्यंजन होगा और जिससे उसकी संधि हो रही है यहां इस तरफ ये स्वर होगा। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है। तो या तो स्वर से मिलेगा, या व्यंजन से, या इस तरफ स्वर होगा इस तरफ व्यंजन, या इस तरफ व्यंजन होगा इस तरफ स्वर। तो जब भी हम इन 2 शब्दों की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जब संधि होती है तो हम इनकी बात कर रहे हैं कि एक स्वर होगा, दूसरा भी स्वर हो सकता है, एक व्यंजन दूसरा भी व्यंजन, पहला स्वर दूसरा व्यंजन हो सकता है और पहला व्यंजन दूसरा स्वर हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि इन सभी में देखिए, यदि स्वर से मिले तो ही स्वर संधि है। मतलब यदि ये दोनों ही स्वर हैं तो ही इसे स्वर संधि के अंतर्गत मानना चाहिए। यदि एक भी जगह पर व्यंजन आ जाता है तो वह व्यंजन संधि होगी। तो ये तो हो गया कि स्वर संधि क्या है। तो जब दोनों ही स्वर हों तो स्वर संधि हो जाती है, और यदि एक भी स्थान पर व्यंजन आ जाए तो ये व्यंजन संधि होती है। अब विसर्ग संधि क्या है? तो यहां पहला विसर्ग हो और इसके आगे या तो स्वर आए या व्यंजन आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पहला यहां विसर्ग है तो इसको हम विसर्ग संधि ही कहेंगे।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि बनती है। तो जब स्वर से स्वर मिलेगा तो स्वर संधि मिलेगी, एक भी स्थान पर व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि होगी, और यदि पहले स्थान पर विसर्ग लग गया और उसके आगे स्वर हो या व्यंजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। अब अक्सर हम 8th तक या 7th तक स्वर संधियां ही पढ़ाते हैं, तो इस वीडियो में अभी हम स्वर संधि के कुछ भेद देख लेते हैं। वैसे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, है ना, लेकिन आप लोगों को अभी यहां पर मैं 3 ही भेद बताऊंगी, बाकी 2 भेद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहां अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्वर कितने होते हैं। तो संस्कृत में 9 स्वर होते हैं, हिंदी में भी यही है, लेकिन हाँ, हम उनका दीर्घ स्वरूप, प्लुत स्वरूप, ये सब भी यदि गिनने लगे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे मूल रूप से स्वर 9 होते हैं। अ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। अब आप कहेंगे कि आपने तो अ, दीर्घ और ह्रस्व 2 पढ़े हैं, ई भी आपने दीर्घ और ह्रस्व पढ़ी है, उ भी आपने दीर्घ और ह्रस्व पढ़ा है, और री भी ह्रस्व और यहां पर ये दीर्घ ऐसे पढ़ा है। लेकिन यहां ह्रस्व और दीर्घ का भेद स्वरों में यहां पर नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो जितना समय ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है, उससे 2 गुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। ये सिर्फ स्वर के बोलने के समय को ही बताते हैं, तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि ये 2 अलग अलग स्वर हैं, तो इनको नंबर 1 नंबर 2 ऐसा मान लेना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए यदि अ कहा जाए तो आ भी हो सकता है उस स्थान पर, है ना। जब अ कहना होगा तो सिर्फ अ कहा जाएगा, लेकिन जब भी अ सिर्फ ऐसे ही कह दिया जाए कि यहां पर अ हो सकता है, अर्थात अ या आ दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब सिर्फ अ होना होगा तब कहा जाएगा कि सिर्फ ह्रस्व आकार हो, वरना यदि अ कहा है तो अ के तीनों ही भेद वहां पर लिए जा सकते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, है ना। तो इसलिए यहां पर ह्रस्व और दीर्घ इनका भेद मिट जाता है, जो कि हमें बचपन में पढ़ाया जाता है। अब जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, कुछ कुछ नई नई बातें भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, तो ये वही नई बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे लेकिन ये तो हमने छोटा ए और बड़ा ए पढ़ा है, ये छोटा ओ और बड़ा ओ पढ़ा है, तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। ये छोटे बड़े नहीं होते हैं, ये चारों ही मिलकर बड़े ही होते हैं, क्योंकि इनमें से ए और ओ ये दोनों कहलाते हैं गुण, और आई और औ ये दोनों मिलाकर कहलाते हैं वृद्धि। तो वृद्धि और गुण कहलाते हैं, ये ए और ओ गुण कहलाते हैं, और आई और औ ये वृद्धि कहलाते हैं। तो ये चारों ही बड़ी मात्राओं के अंतर्गत आते हैं, और ये ह्रस्व हैं। तो इस प्रकार से इनको जानना चाहिए, ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब देखिए बड़े ही सामान्य ढंग से, सबसे सामान्य ढंग से, आइए आज पढ़िए आप स्वर संधि। स्वर संधि में क्या है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूं कि ये जो 9 स्वर हमारे सामने एकत्रित हो गए हैं, ये 9 स्वर आपस में किस तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बस वही पढ़ना है हमें, कि जब हम इनकी ऐसे संधि करेंगे तो यहां क्या हो, और इससे मिलने वाला ये जो अगले शब्द का पहला स्वर है ये क्या हो। तो हम इसको कहेंगे पहला स्वर और ये दूसरा स्वर, तो जो इससे मिलने जा रहा है।
तो ये वाले दोनों को हम पता लगाएं, तो बस हम ये जानें कि पहला क्या हो और वो किससे मिले, तो यहां पर आकर क्या बनेगा ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए आइए अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यदि अ स्वयं से ही मिलता है, मतलब अ के बाद इसका मतलब आ भी होता है। मैंने आपसे कहा यदि अ या आ ही आए तो इसमें दीर्घ आ बनता है। ऐसे ही ई के बाद यदि ई ही आए, चाहे वो दीर्घ हो, ह्रस्व हो, कुछ भी हो, बनेगा बड़ी ई, दीर्घ ई। ऊ के बाद यदि किसी भी प्रकार से ऊ ही आए तो बनेगा दीर्घ ऊ। और यदि री के बाद यदि री ही आए तो बनेगा दीर्घ री। तो इस प्रकार से ये जान लीजिए कि ये जो चार हैं, ये चार स्वर जब ये अपने ही सवर्ण से मिलते हैं तो ये दीर्घ स्वर बनाते हैं। इनके उदाहरण अभी मैं आपको आगे दूंगी, क्योंकि अभी हम इस प्रकार से एक फॉर्मेट में देख रहे हैं इक्वेशन में, तो इसको अभी आप समझ लीजिए। सबके उदाहरण एक एक कर कर मैं आपको आगे दूंगी। और इसको ही कहते हैं, ये जो ह्रस्व या दीर्घ इस प्रकार से अपने ही ह्रस्व या दीर्घ मतलब अपने ही सवर्ण से जब जाकर मिलते हैं तो ये बड़ा वाला दीर्घ वाला स्वर बनाते हैं। इसलिए इस वाले ये चारों बनते हैं, तो इस संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्यों है दीर्घ स्वर संधि? क्योंकि ये अपना ही दीर्घ बनाते हैं सवर्ण से मिलकर। दीर्घ स्वर संधि। अब यदि इसके आगे देखें तो अगला जो भेद है, अगले भेद की तरफ यदि जाएं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि फिर से स्वर 9 होते हैं। अ ई उ, मेरे ख्याल से मेरे लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएंगे कि स्वर कौन से 9 हैं। तो अ ई उ, ए आई, ओ औ, ये 9 स्वर होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि यदि अ खुद से ही मिले तो आ बनाता है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अ यदि ई से मिले तो क्या बनाता है। तो भाई अ जब ई से मिलता है तो ए बनाता है, ये दोनों मिलकर। अब यदि अ ऊ से मिले तो क्या बनता है? तो बनता है ओ। अब अ यदि री से मिले तो क्या बनाता है? ये बनाता है अर, र में हलंत। और यदि अ री से मिलता है तो ये बनाता है अल। तो ये इस प्रकार से इन चारों से जब ये मिलता है अ तो ये चार बनाता है। और इन चारों को, ये वाली संधि और इन चारों को कहते हैं गुण। गुण संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो ये गुण स्वर संधि क्यों कहलाती है? क्योंकि ए, ओ, अर और अल ये गुण स्वर कहलाते हैं। ए, ओ, अर, अल ये गुण होते हैं। तो गुण हो जाता है तो ई का गुण ए हो जाता है, ऊ का गुण ओ, री का अर और री का अल। तो यदि अ के बाद ई आए तो ए बनेगा, अ के बाद ऊ आए तो ओ बनेगा, अ के बाद री आए तो अर बनेगा और अ के बाद री आए तो अल बनेगा। ये हो गई गुण स्वर संधि। तो मतलब ये हो गई दूसरे नंबर की संधि। तो हमने पहले नंबर की संधि पढ़ी
कि ये दीर्घ स्वर संधि है। मतलब ये जब समान स्वर सवर्ण आपस में मिलते हैं तो दीर्घ वाला बनाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। और इसके बाद हमने देखा कि यदि ये अ ई से मिले तो ए, ऊ से मिले तो ओ, री से मिले तो अर और री से मिले तो अल बनता है। इसे कहते हैं गुण स्वर संधि। और यदि इसके बाद यदि हम देखें कि वृद्धि संधि क्या है तो अ ई उ री री ए ऐ ओ औ। याद हो गए होंगे अब आप लोगों को सबको कि कितने प्रकार के स्वर हैं। तो ये 9 स्वर होते हैं। तो अब हमने पढ़ा कि अ यदि स्वयं से ही मिले तो आ बनाता है, ई से मिले है ना तो ए बनाता है, ऊ से मिले तो ओ बनाता है, री से मिले तो अर बनाता है, री से मिले तो अल बनाता है। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमें यह देखना है कि यही अ जब ए या आई से मिले, ए या आई दोनों में से कोई भी हो तो यहां ये वाला ही बनता है। और यदि अ ओ या औ इन दोनों में से किसी भी एक से मिले तो बनेगा औ। तो ये इस संधि को कहेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि ये जो संधियां हैं उनमें ये जो 9 स्वर हैं इसके कॉम्बिनेशंस हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि ये जो 9 स्वर हैं अ ई उ री री ए आई ओ औ, यदि हम इसको एक ही छोटे से चार्ट में देखें तो हम ये देखेंगे कि अ जब खुद से मिलता है तो आ बनाता है, ई से मिलता है तो ए बनाता है, ऊ से मिलता है तो ओ बनाता है, री से मिलता है तो अर बनाता है, री से मिलता है तो अल बनाता है, और ए आई से जब मिलता है किसी भी एक से तो आई बनाता है। और यदि ये ओ और औ से मिलता है किसी भी एक से तो इसमें रस इसमें ये बनाता है औ। तो इस प्रकार से यदि खुद से ही मिलें ये स्वर तो ये दीर्घ बनाते हैं, इसलिए इनका नाम हुआ दीर्घ संधि। और यदि ये जब आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे कि अ जब ई से ऊ से री से मिलेगा तो इनको कहेंगे, यदि अ इनसे मिलता है तो ये कहेगा कि ये बने चारों गुण, ये गुण संधि है। और ये वाली बने तो है वृद्धि संधि। तो ये जब बने सब अपने आप से ही मिलकर तो दीर्घ, जब ये बने तो गुण संधि, और यदि ये बने तो वृद्धि संधि। तो ये एक ही मैप में आप समझ जाइए, एक छोटे से एक ही स्क्रीन पर समझ में आ रहा है कि कब कौन सी संधि किस प्रकार से हो रही है, किसके मिलने से। अब यदि आप झटपट सबके उदाहरण देखते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि मतलब जब ये अपने आप से ही मिलते हैं, स्वर अपने ही सवर्ण से। तो आइए सब सवर्णों के हम एक एक करके उदाहरण देख लेते हैं यहां पर। अब जैसे मैंने कहा अ जब अ से ही मिले, तो जैसे यदि मैंने लिखा धर्म प्लस अर्थ, तो अब यहां पर अ है और यहां भी अ है। ये अ कैसे है, यदि आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ध प्लस अ प्लस र प्लस म प्लस अ, ये बना है धर्म। तो ये यदि धर्म है तो इसके अंत में अ है,
तो यहां का अ इस अ से मिलेगा तो हमने पढ़ा जब समान स्वर मिलेंगे तो दीर्घ वाला बनाएंगे। मतलब यहां से ये अ हटा देंगे, यहां म वाला अ हटा देंगे और दोनों की जगह पर एक अ आ हम डाल देंगे। तो ये इस प्रकार से धर्म आधा म, फिर ये आ जो दोनों अ को मिलाकर बना है और फिर उसके बाद थ, क्योंकि वो वाला अ तो ये अ तो इसी में मिल गया है, इसके अ और इसके आगे के अ से तो मिलकर ये ही बना है। अब ये चूंकि आधा है म, इसलिए ये आ आके उसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा धर्मार्थ। तो ऐसे दो अ जहां थे वहां पर एक दीर्घ आ हो गया है। तो अब ये दोनों तरफ ह्रस्व आकार ही था, धर्म में भी अंत में म में भी ह्रस्व आकार है और अर्थ का भी ह्रस्व है। ऐसे यदि आपको दीर्घ का उदाहरण देखना है तो देखिए विद्या धन आलयः। अब यहां पर विद्या में भी दीर्घ आ है और आलय का भी दीर्घ आ है, तो ये दोनों मिला के एक ही दीर्घ आ में बदल जाएंगे, एक एक दीर्घ आ दोनों को मिलाकर। तो यहां क्या बचा विद्य, फिर ये आ वो आ गया जो इसका आ उसका आ दोनों को मिलके बन गया है, तो ये आ और फिर उसके बाद तो लयः ही बचता है क्योंकि ये आ तो हमने इस आ को बनाने में मिला लिया है, तो ये आ इस द्य में मिल जाएगा क्योंकि ये संयोग होगा। तो ये हलंत है, इसमें ये मिल गया आ और ये मिल गया लयः, तो ऐसे बन गया विद्यालयः। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं, जैसे कि हिम धन आलयः। तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या बनेगा, एक अ और आ मिलके बन गया आ, तो ये यहां बना हिमालयः, हिमालयः ऐसे बन गया है। तो इस प्रकार से ये तो हुआ अ का उदाहरण, सारे अ। तो जैसा कि आपने देखा मैंने यहां पर आपको दीर्घ स्वर संधि में बताया था कि जब अ अपने ही स्वर से मिलता है, अपने समान स्वर से मिलता है, सवर्ण से मिलता है तो दीर्घ स्वर बनाता है। तो ये हो गया अ का उदाहरण। अब देखिए आप ई का उदाहरण भी देखिए इसी में, जैसे रवि, रवि प्लस इंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, ये ह्रस्व ई है, ये इस पे भी ह्रस्व ई लगी हुई है, तो ये दोनों ह्रस्व ई मिलके बनाएंगी एक दीर्घ ई। और यहां क्या बचता है रव, क्योंकि ई तो इससे निकल गया है, तो और ये वाली यहां पर भी ई निकल गया है क्योंकि इन दोनों ई ने तो मिलके बड़ी ई बना ली है, और यहां इंद्र। अब ये जो बड़ी ई है वो व से जाके मिल जाएगी, संयोग हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा रवींद्र। तो ऐसे ये ई से मिलकर दीर्घ ईकार बनाती है। ऐसे ही यदि आप और भी देखें तो गिरि धन ईशः, तो ये गिरि धन ईशः में ऐसे ही बन जाएगा गिरीशः। र में बड़ी की मात्रा कैसे हो गई, यहां तो छोटी थी, तो ये इससे मिलकर ये दोनों मिलकर एक दीर्घ ई बनाते हैं। तो यहां भले ही ह्रस्व हो, यहां भी ह्रस्व हो, यहां दीर्घ हो, यहां भी दीर्घ हो, तो भी बनेगी एक दीर्घ, इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। ये हुआ ई। अब ऐसे ही आपको दूसरा भी बताते हैं, अगला ऊ। तो जैसे ऊ का उदाहरण देखिए, भानु धन उदयः, तो ये बनेगा, आप समझ ही गए होंगे आप, तो आप खुद भी बोल सकते हैं भानुदयः, इस प्रकार से ये बन गया है। ऐसे ही चाहे ये पहला वाला
दीर्घ क्यों ना हो, वधू प्लस उत्सवः। तो ये इस प्रकार से यहां बन गया वधूत्सवः, वधूत्सवः ये बन गया है। तो आप समझ गए होंगे कि ये ऊ कैसे बना। अब री का भी एक उदाहरण यहीं पर देख लेते हैं। तो री का बहुत कम उदाहरण यहां मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये उदाहरण तो आपको समझ में आएगा ही। पितरी प्लस ऋणम, तो ये एक री है, ये भी री है। जब ये री मिलेगा तो इस प्रकार से ये बड़ा री बनेगा। तो इसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है, देखिए, पितृणम, पितृणम, ये इस प्रकार से दीर्घ रीकार की मात्रा होती है ये। तो इस प्रकार से ये री भी बन गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब हमने यहां पर बात की थी दीर्घ स्वर संधि की, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अ अपने ही स्वर से मिले तो आ बनाएगा, ई अपने ही समान स्वर से मिले तो बड़ी ई बनाएगी, ऊ अपने ही समान स्वर से मिले तो बड़ा ऊ बनाएगा, और री अपने ही समान स्वर से मिले तो बड़ा री बनाता है। इस प्रकार से ये हुए सब दीर्घ संधि के उदाहरण। अब मैं आपको उदाहरण देने के लिए आगे ले चलती हूं। ये है हमारी गुण स्वर संधि। अब गुण संधि क्या कहती है, तो हमने ये लिखा है अ के बाद यदि ई आए तो ए, अ के बाद यदि ऊ आए तो ओ, अ के बाद यदि री आए तो अर, और अ के बाद यदि री आए तो अल बनता है। तो इसके भी उदाहरण देखिए झटपट। तो अ के बाद यदि ई आए, तो जैसे आपने देखा होगा, ये बहुत फेमस उदाहरण है, नर धन इंद्र। तो अब नर में तो आ गया अंत में अ, तो ये नर का तो हलंत रह गया यहां पर। अब यहां पर जो भी अ है वो इस ई से मिलकर दोनों मिलके बना रहे हैं ए, और इसके बाद क्या बचा, ये ई तो ए बनाने में शामिल हो गई, तो बचा इंद्र। अब ये ए इस र से मिल जाएगा क्योंकि ये र तो आधा है, इसलिए ये बन जाएगा नरेंद्र। ये बन गई गुण संधि क्योंकि इसमें ए बन रहा है, ए अर्थात गुण। ऐसे ही आगे भी देखिए आप, महा धन ईशः। अब देखिए यहां पर भले ही बड़ा आ है, यहां बड़ी ई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने ये हटाया तो बन गया मह। अब ये आ और ये ई दोनों मिलके बना रहे हैं ए, और यहां पर बचा शाह। तो ये इस ए को हम ह में जोड़ देंगे क्योंकि वो उसके ठीक बाद में आ रहा है, तो ये बन जाएगा महेश। तो इस प्रकार से ये संधि दीर्घ संधि है, तो गुण संधि है, क्षम्यता। तो ये तो हुआ ए। अब इसके बाद ओ के भी आप उदाहरण देखिए कि ओ कैसे बनता है। तो ओ बनाने के लिए देखिए, ओ वाले में मैंने आपको बताया कि अ के बाद यदि ऊ आता है ना, किसी भी प्रकार का, मतलब ये भी छोटा या बड़ा दोनों हो सकते हैं और ये भी छोटा या बड़ा दोनों हो सकते हैं। तो हम दोनों के उदाहरण देख लेते हैं और इनसे बनता है ओ। तो देखिए मैं यहां पर आपको उसके भी उदाहरण बताती हूं। महा धन ऊर्मिः, ना, ऊर्मिः कहते हैं लहर को। तो ये मिलके बनता है कैसे, यहां बचा मह, है ना, क्योंकि ये आ और ऊ ये तो मिलकर बना लेंगे ओ, और यहां पर बचा रमिः, तो ये हम लिख देंगे। तो ये ओ ह में लग जाएगा क्योंकि यह आधा है, तो यहां पर महोर्मिः, ये बन गया महोर्मिः। और भी इसके उदाहरण देख लीजिए आप, आपने कुछ शब्द देखे ही होंगे, जैसे ज्ञान धन उत्सव। तो ये अ है, ये ऊ है, इन दोनों को अ और ऊ मिलके बनेगा ओ। अब ये ज्ञान
का न हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से अ हट गया है, अ ने तो ओ बनाना स्वीकार किया है। तो ये, और यहां पर सवह, आधा त सवह, क्योंकि ये जो ऊ है ये तो यहां पर ओ बना रहा है इससे मिलकर, तो इसलिए ऐसे है, ये ओ इस न में मिल जाएगा तो हम लिख देंगे ज्ञानो, और आगे ये शब्द आगे आ जाएगा ज्ञानोत्सवः, ऐसे ये संधि निष्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ये ओ के उदाहरण हैं। अब आपको यदि अ री से मिलता है उसका भी उदाहरण मैं देना चाहती हूं। तो जैसे कि बना महा, महा के बाद यदि आया ऋषि, अब ये जो आ है और ये री है, इन दोनों को मिलाने से बन रहा था अर। याद आया आपको, मैंने आपको बताया था र में हलंत है, तो ये बन रहा है अर। तो यहां क्या बचा, मह, हलंत बचा क्योंकि ये आ तो अर बनाने में लग गया है, और यहां बीच में रह गया अर जो कि बन गया है, और बाद में बचा है शिही क्योंकि इसका रिकारांत तो अर बनाने में लग गया है, रिकार तो ऐसे में ये मह अर शिही, तो ये अ इससे जाके मिल जाएगा, तो ये बन गया है म ह पूरा हो गया है। अब ये ह पूरा होने पर ये जो र है ये आधा है चूंकि, इसलिए ये सिर पर चला जाएगा, तो ये बन गया महर्षि। आपने पढ़ा होगा ना महर्षि, तो ये इस प्रकार से बनता है। ऐसे ही आपने एक और शब्द भी पढ़ा है देवर्षि, देवर्षि, तो देवर्षि भी कैसे बना है। अब इसको यदि हम उल्टा करें, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, तो देव तो हमें दिख ही रहा है, देव, बीच में ये अर दिख रहा है, तो अब इसको उल्टा करते हैं हम, अर की जगह यहां हमने अ लगा दिया और यहां हमने री लिख दिया, क्योंकि हमें पता है अ और री मिलके ही अर बने हैं। इसलिए यदि ये हमने ऋषि ही यहां पर लिख दिया तो देव धन ऋषि ही मिलकर बनाते हैं देवर्षि ही। तो उम्मीद है आपको गुण संधि बिल्कुल समझ में आ गई होगी इन उदाहरणों से। अब इन गुण संधि के बाद अब हम चलते हैं अगले, जो कि हमारी है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि कैसे होगी, वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया कि यदि अ ए या आई से मिले आगे तो आई ही बनता है, और अ यदि ओ या औ से मिले तो औ ही बनता है, और इन दोनों को मिला के वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। तो आइए इसके भी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे अभी ए आई के उदाहरण देखते हैं पहले। तो यहां देखिए, एक धन ए कहा, तो अब यहां पर है अ और अ के बाद आ गया है ए, तो यहां का अ और यहां का ए दोनों मिला के क्या बनेंगे, मैंने बताया आपको वृद्धि कर लेंगे ये, तो ये मिला के बन जाएंगे आई। तो अब यहां पर बचा है एक क में हलंत क्योंकि अ तो हमने इससे हटा दिया, और यहां पर सिर्फ बचा कह क्योंकि ये ए भी इस आई को बनाने में लग गया है। तो इसको अब मिला दे यदि तो बन जाएगा ए कई कह, ए कई कह, तो ये शब्द बनता है एक धन एकह से। ऐसे ही यदि हम सा धन एव इस प्रकार से बोलते हैं सा एव, तो आ के बाद ए आने पर आई बन जाता है, तो हमारा स तो है ही सहलंत, आई बीच में आ गया, यहां वह बचा, ये आई इस स में जुड़ जाएगा और शब्द बनेगा सैव। इस प्रकार से ये शब्द निष्पन्न होते हैं। तो और भी एक और उदाहरण देखेंगे हम ओ या औ का, ठीक है, जैसे कि वन धन औषधि।
औषधि। अब ये औषधि क्या होता है, आपने सोचा होगा कि मैंने तो अक्सर औषधि पढ़ा है। तो औषधि होती है दवाई जो कि पेड़ों से निकलती है, और औषधि कहते हैं पेड़ को। पेड़ को कहते हैं औषधि, और औषधि कहते हैं जो पेड़ से निकले, अर्थात दवा जो बन जाती है। तो यहां पर हमने शब्द लिया औषधि। तो वन का अ हमने अलग कर लिया, क्योंकि अ और ओ में ही तो संधि हो रही है। तो हमने देखा कि अ और ओ में जब संधि होगी तो दोनों मिलके औ बनाएंगे। यही हमने पढ़ा था वृद्धि संधि में। तो ये बन जाता है फिर वनौषधि। ये बन गया वनौषधि। ऐसे ही यदि एक दो और उदाहरण हम देखें कि महाधन औषधि, तो ये भी मिलकर बनेगा महौषधि। ऐसे ही कई शब्द बनते हैं। परमौषधि, परम धन औषधि। इस प्रकार से ये कुछ शब्द बनते हैं। तो ये कहलाता है वृद्धि स्वर संधि। तो ये वृद्धि स्वर संधि है। तो मेरे ख्याल से ये चार्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यदि आप एक बार और देख लीजिए अंतिम बिल्कुल, कि अ यदि खुद से मिले तो आ बनाता है, ई यदि खुद से मिले तो बड़ी ई दीर्घ ई बनाती है, ऊ यदि खुद से मिले तो दीर्घ ऊ बनाता है, री यदि खुद से मिले तो दीर्घ री बनाता है, और यदि अ ई उ री, री ए ऐ ओ औ। इसके आगे हम देखेंगे अ यदि ई से मिलता है तो ए बनाता है, अ यदि ऊ से मिलता है तो ओ बनाता है, जब री से मिलता है तो अर बनाता है, जब री से मिलता है तो अल बनाता है। इसके उदाहरण बहुत कम हैं और वो भी आपके कोर्स में नहीं है। ए और आई से मिलता है तो ये आई बनाता है, और ओ या औ से मिलता है, इन दोनों में से किसी भी एक से, तो ये औ बनाता है। जब ये दीर्घ स्वर बनाता है संधि करके तो इस संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जब ये ए आई ए ओ अर और अल बनाता है तो इसे गुण स्वर संधि कहते हैं, और जब ये आई और औ बनाता है तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। धन्यवाद।